Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 4 अप्रैल 2024. ये रहा आपका जो टुडे डॉन एडिटोरियल्स और ओपिनियन वाला सेक्शन है. इसके अंदर इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1, 2 एंड 3 ये वाले 3 एडिटोरियल्स. ठीक हो गया जी. और बाकी यहाँ ये वाला आपका ओपिनियन का सेक्शन, इसके लिए आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. ये फोकल पर्सन का नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करें और उसके आप डिस्कस कर सकते हैं. अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कंटिन्यू करने से पहले कि कुछ हमारे लेक्चर्स जो हैं एडिटोरियल्स के वो मिस हैं और उसमें बस सिर्फ एक ही रीज़न है. आपको पता है कि रमज़ान के महीने के अंदर जो है वो आपकी रूटीन जो है वो चेंज हो जाती है टोटली ना. तो इंशाल्लाह थोड़े से हमारे दिन हैं, रमज़ान मुबारक महीना गुजर रहा है, तो जैसे ही जो है ये ईद आती है उसके बाद इंशाल्लाह हम जिस तरह से पहले करते हैं डेली बेसिस के ऊपर जो लेक्चर्स आपके साथ इंशाल्लाह शेयर किया करेंगे. तब तक आप लोग खुद भी इसको पढ़ें, समझने की कोशिश करें और साथ साथ हम भी आपके साथ कोई ना कोई लेक्चर शेयर करते रहेंगे. अब ये लेक्चर जो है कहाँ हेल्प करेगा आपकी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इसको बेहतर तरीके से जानते हैं और जो नए हैं उनके लिए बता दूं इंग्लिश ऐसे में हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स में, सोशल साइंसेज के जो आपके ऑप्शनल के सब्जेक्ट हैं वहां पर कुछ जनरल कैटेगरी के एरियाज होते हैं वहां पर आपकी हेल्प करेगा. क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप होगी, आर्गुमेंट बिल्डिंग अप्रोच भी आपकी इससे जो होगी वो डेवलप होगी. पीडीएफ लिंक जो है टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में इस लेक्चर का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. कोई कमेंट में आप जो क्वेश्चन करना चाहें आप कर सकते हैं. व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी चैप्टराइजेशन कर दी जाएगी, 3 चैप्टर्स बना दिए जाएंगे. जो आपको बेहतर लगे आप पहले सुन सकते हैं क्योंकि 3 ही एडिटोरियल्स हैं. एट बीइंग अ पार्ट ऑफ पेन फैमिली कमेंट करके आपने फीडबैक जरूर देना है. और एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है वो आपने बताना है. कई दफा भी ये खास तौर पर जो आपके पीपीएससी के पेपर होते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है. फर्स्ट एडिटोरियल, पेसिमिस्टिक व्यू क्या कहना चाहता है इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर. बात करेगा इकोनॉमी की. पेसिमिस्टिक बेसिकली होता है नेगेटिव किसी चीज का होना, नेगेटिव व्यू. ठीक है, ये इसका मतलब है. अब कहना क्या चाहता है बेसिकली इकोनॉमी की, वो इसके अंदर बात करेगा इस एडिटोरियल के अंदर. और सिर्फ जो मेन बात है ना वो ये है कि वर्ल्ड बैंक और साथ साथ जो ग्लोबल लैंडर्स हैं ये क्या है, ये आगे मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करता हूँ. इन लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में ये कहा है कि अगर आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते तो आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती. तो आपको बोल्ड किस्म की बहादुर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है. आपको इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है, बड़ी बड़ी रिफॉर्म्स, छोटी मोटी रिफॉर्म्स नहीं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने की आपको जरूरत है. अगर आप वो डिसीजन ले लेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी. अगर आप डिसीजन नहीं लेते तो जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले चल रही है, कभी बिल्कुल नीचे गिर जाती है, फिर इसको थोड़ा सा कर्जा दिया जाता है, फिर थोड़ी सी सीधी होती है, तो फिर आप इसी साइकिल में घूमते रहेंगे. अब ये बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं क्या, ये अगर आपने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं ओपिनियन के सुने हुए हैं तो उसके अंदर ये काफी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं. आखिर ये कौन सी रिफॉर्म्स हैं जिनके बारे में ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और ग्लोबल लैंडर्स हमको कहते हैं और हम क्यों नहीं करते उनको. तो ये काफी दफा डिस्कस हो चुका है लेकिन फिर भी हल्का सा टच में इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको ये बता दूंगा ये क्या है. ठीक है, तो ये है इस ओपिनियन का एडिटोरियल का क्रक्स. और ये अगर पिक्चर आप देखें तो ये आपको बिल्कुल इसी एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव में है. वर्ल्ड बैंक कॉल्स फॉर बोल्ड रिफॉर्म्स टू सस्टेन रिकवरी. और ये बोल्ड रिफॉर्म्स क्या हैं ये आपके सामने है और ये पाकिस्तान है. अब बोल्ड रिफॉर्म्स करोगे तो फिर ही आपकी इकोनॉमी ठीक होगी, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी ठीक होने वाली नहीं है. अब बातों की तरफ आ जाते हैं जो एडिटोरियल के अंदर लिखी हैं वो क्या क्या है. मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया है. अब बातें क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ हुई है, नजर आएगी, ग्रोथ होगी. ठीक है ना.
और बिलो 3% ग्रोथ रहेगी अगले 2 साल के लिए, ये उसने कहा है वर्ल्ड बैंक ने। अब ये बिलो 3% क्यों रहेगी? क्योंकि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना रिमेन अनएड्रेस कंस्ट्रेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो उसको पॉलिसीज जो है ना, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं इकोनॉमी के लिए वो इतनी अच्छी नहीं बनाई जा रही जिनसे जो है ग्रोथ हो सके, ये वो कहता है। तो वो कहता है जब तक आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रोग्राम नहीं ना लेकर आते तब तक आपकी ग्रोथ जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होने वाली, क्योंकि पहले ही लो इन्वेस्टमेंट है आपकी कंट्री के अंदर, ठीक है ना, एक्सटर्नल इम्बैलेंस है, पैसे आप लोगों ने देने हैं, फिजिकल पॉलिसीज आपकी जो है इतनी अच्छी नहीं है। फिजिकल बेसिकली होता है एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फिजिकल पॉलिसी होती है, ये दोनों चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में कि फिजिकल पॉलिसीज क्या होती हैं, जिनके अंदर जो है बजट बनाया जाता है, गवर्नमेंट स्टेट बनाती है ये पॉलिसीज के कितने पैसे टैक्स लगाया जाना है, कितना टैक्स कलेक्ट करना है और कितने टैक्स को क्या करना है, कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। तो बजट जो होता है ना उसको बेसिकली कहा जाता है फिजिकल पॉलिसी, ठीक है ना। और इसी तरह कहता है स्टेट की जो इंटरफेरेंस है इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, तो इस वजह से जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसके बारे में वो वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि अगले 2 साल तक जो है आपकी जो ग्रोथ है बिलो 3% रहेगी और इससे ज्यादा नहीं होने वाली। उसकी रीजन वो ये बताता है कि आप जो है जब तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करते बड़ी बड़ी तो ये ऐसे ही रहेगी। और फिर वो आगे ये कहता है कि ये जो आपको ग्रोथ नजर आ रही है ना जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि बिलो 3% रहेगी, ये भी ग्रोथ कोई आप लोगों की कोई काम करने से नहीं होने वाली। ये ग्रोथ में जो मेन अहम किरदार है ना वो है आईएमएफ का प्रोग्राम, जो बेल आउट पैकेज आपको नया नया आईएमएफ के पास आप दोबारा जा रहे हैं, आपको पता है 29th टाइम आई थिंक सो आप जा रहे हैं, नहीं नहीं सॉरी 29th नहीं 24th टाइम शायद आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आप दोबारा आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो असल में वो कहता है कि ये आप ना समझे कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 2 साल तक आपकी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है पाकिस्तान की वो थोड़ी सी होगी बट बिलो 3% रहेगी, तो उसमें आपका कोई किरदार नहीं है। उसमें बेसिकली ये है कि आईएमएफ से आपको बेल आउट पैकेज मिलना है, आईएमएफ ने आपको पैसे देने हैं और उन पैसों की मदद से उस डॉलर की वजह से आपकी जो इकोनॉमी है उसका सांस जो है वो लेना आसान हो जाएगा और फिर उसकी वजह से जो है आपके पास पैसे होंगे तो दूसरे जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी या जो भी काम होंगे तो उससे ये थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी, वरना आपकी ग्रोथ नहीं होने वाली। फिर वो कहता है कि ये जो ग्रोथ होती है बेसिकली इससे भी जो है थोड़ी सी जो अलीट क्लास है वही फायदे ले लेती है, बोल्ड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो आप कर नहीं पाते। ये है बेसिकली बात कि ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बार बार कहा जाता है ना कि जब आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करते हैं ना बेसिकली, तो बेसिकली दो दो लोग होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, एक होते हैं पुअर और एक होते हैं रिच। रिच में आपके जो अलीट कैटेगरी के लोग आ जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, लैंडलॉर्ड्स हो गए, आपके पार्लियामेंटेरियंस हो गए या पैसे वाले लोग हो गए। दूसरी तरफ है पुअर। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जब आप करेंगे तो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो लैंडर्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इनके ऊपर टैक्स लगाओ, इनको जो सहूलतें दी हैं वो वापस लो। लेकिन ये काम करता कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि जिन्होंने ये काम करना है वो खुद ही तो बैठे हुए हैं पॉलिसी बनाने के लिए। आपके पार्लियामेंटेरियन कोई आम लोग तो नहीं है, कोई गरीब लोग तो नहीं है, वो तो खुद लैंडलॉर्ड्स हैं, वो तो खुद बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं बहुत बड़े बड़े। तो वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाते जिससे उनको नुकसान हो, ठीक है। तो ये है बेसिकली प्रॉब्लम। अब कौन सी पॉलिसी वो कहता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, मैं दो चार आपको बता देता हूँ, वैसे तो बहुत ज्यादा है। एक तो वो ये कहता है कि रियल जो स्टेट है आपकी इसके ऊपर आप लोग टैक्स लगाएं, ये भी अमीर लोग काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर वो कहता है टैक्स लगाओ, एग्रीकल्चर में भी फिर वो कहता है कि जो बड़े लेवल के हैं, छोटे छोटों के ऊपर नहीं, लैंडलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर आप लोग टैक्स लगाओ। टैक्स मतलब कि टैक्स नेट जो है उसको आप लोग बढ़ाओ, ये बात वो करता है। लेकिन और साथ में वो कहता है जो आप लोगों ने सब्सिडीज दी हुई है ना, कि आप लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को सब्सिडीज देते हैं, इसको आप लोग बंद करें। तो ये इस सारे काम करने से ये है बड़ी बड़ी रिफॉर्म, जब आप ये काम करेंगे तो फिर इन लोगों को नुकसान होगा और ये लोग जो हैं ये फिर गवर्नमेंट को ये काम करने नहीं देते। इसकी दो रीजंस है। नंबर वन, ये खुद बैठे हैं गवर्नमेंट में, अगर खुद नहीं है तो इनके बंदे बैठे हैं, और फिर अगर इनके बंदे भी नहीं बैठे तो ये क्या करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको पार्टी फंड के नाम पे पैसा दिया जाता है, आप लोग इलेक्शंस लड़े। और ये प्रैक्टिस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही है, ठीक है। तो फिर ये उनको पैसे देते हैं
और जब फिर वो पावर में आ जाते हैं तो फिर कहते हैं जी हम आप लोगों को पार्टी फंड के नाम पे पैसा दिया था, तो ऐसी पॉलिसीज बनाएं जो हमारी फेवर में हो। तो फिर जो पुअर है उसकी बेनिफिट्स उसको नहीं मिलते। मतलब कि आईएमएफ ये कहता है कि ये टैक्स का बर्डन इनके ऊपर लगाओ, इनके ऊपर काम करो, लेकिन गवर्नमेंट ये काम नहीं करती बल्कि इनके ऊपर टैक्स लगा देती है। इनके ऊपर टैक्स कैसे लगता है जी? पेट्रोल की जो कीमत है बढ़ा दी, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ा दिया, गैस का रेट बढ़ा दिया, और जो आपकी डेली यूज की चीजें हैं उनका रेट बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली उससे क्या होता है, ये आम इंसान के ऊपर सारा बर्डन आ जाता है। तो वो यही कह रहा है कि अगर यही हरकतें आप जिस तरह पहले कर रहे हैं ना, तो यही हरकतें करते रहे ना, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर ग्लोबल लैंडर्स, आईएफआईस, आईएफआईएस एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन तीनों ने क्या कहा है? इन तीनों के तीनों ने कहा है कि थ्रेट जो है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को, वो क्या क्या है बेसिकली। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ये तीनों हैं क्या क्या। ग्लोबल लैंडर्स ये क्या है? पहले तो लैंडर आप देख लीजिए क्या होता है। बेसिकली लैंडर क्या होता है? कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इदारा जो आपको पैसे देता है, उधार देता है, कर्ज देता है, उसको हम लैंडर कहते हैं। तो ग्लोबल लैंडर बेसिकली पूरी दुनिया में जो मौजूद है, तो वो तो हो गए ग्लोबल लैंडर। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी अदारा, कोई भी आप कह सकते हैं बैंक हो जाता है, कोई इंडिविजुअल बंदा हो जाता है जो आपको पैसे देता है, जिसको आपने बाद में वापस करना है इंटरेस्ट लगाकर, ठीक है ना। तो ये है डेफिनेशन लैंडर की, ठीक है। तो ग्लोबल लैंडर क्या होते हैं? जो पूरी दुनिया में है, वो आपको पैसे देते हैं। अब एक तो ये हो गया। दूसरे क्या है? आईएफआईएस। अब ये क्या है? ये है जनाब इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? ये बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको बनाया जाता है, एक से ज्यादा मुल्क मिलकर इसको बनाते हैं, एक मुल्क के ये नहीं होते, ठीक है ना। एक से ज्यादा मुल्क, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल आईएमएफ है, किसी एक मुल्क का नहीं है, उसमें अमेरिका का भी है हिस्सा, उसमें चाइना का भी है और काफी कंट्रीज का है। वर्ल्ड बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब इन सबसे पाकिस्तान ने कोई ना कोई पेमेंट ली होगी, कोई ना कोई कर्जा लिया होगा, तो ये भी एक नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, और नंबर 3 रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज बेसिकली क्या होती हैं? जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के बारे में रेटिंग करती हैं, उसको ग्रेड देती हैं कि इस मुल्क की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है एनालिसिस करती हैं, और एनालिसिस करने के बाद उसको रेटिंग करती हैं। रेटिंग एजेंसी इनको इसीलिए कहा, जिस तरह आप बच्चे का, स्टूडेंट्स का पेपर चेक होता है, उसके बाद उसको ग्रेड नहीं दिए जाते, तो यही इनके A+ ग्रेड आ गया, A आ गया, B+ आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, इस तरह से। तो इन एजेंसीज का भी यही काम है कि ये किसी मुल्क की इकोनॉमी को क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसको ग्रेड्स देते हैं। और उन ग्रेड्स के हिसाब से ये पता चलता है कि इस मुल्क की इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है, कितनी अच्छी है। और फिर जो दूसरे मुल्क हैं, वो दुनिया में जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दुनिया में जो लोग इंडिविजुअल लेवल पे अगर बात करूं, कंपनीज हैं, या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो अमीर लोग हैं, अलीट क्लास से बिलोंग रखते हैं, वो क्या करते हैं? फिर इस रेटिंग के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मुल्कों के अंदर। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं, मुकेश अंबानी, आपको पता है इंडिया का एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, अच्छा खासा उसके पास पैसा है। तो अगर उसको ऑप्शन दी जाए कि आप दुबई में इन्वेस्टमेंट करें या आप अफगानिस्तान में, तो अल्टीमेटली ही विल मूव टुवर्ड दुबई। तो वो दुबई में इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों? उसकी रेटिंग एजेंसी ने उसको अच्छी रेटिंग दी हुई है। यानी कि वहां पर फिर बताया जाता है कि यहाँ पर ये खतरे हैं और ये फायदे हैं। तो फिर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडिविजुअल जब वो पैसा अपना खर्च करता है, इन्वेस्ट करता है, तो पहले इनकी रिपोर्ट्स को पढ़ता है, और फिर वहां से फिर सेटिस्फेक्शन होने के बाद वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो ये रेटिंग एजेंसीज है, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, फिच रेटिंग है, और मूडीज है, ये 3 है टॉप की। ठीक हो गया। अब तीनों का तल्लक वैसे यूएसए से है, यूएसए की जो स्टॉक एक्सचेंज है उससे रजिस्टर्ड है। बहरहाल, तो ये सारे के सारे क्या कह रहे हैं? ये पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसके जो फेस कर रही है मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें ये बता रहे हैं कि जनाबी अली, कि आप लोगों का जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है, और जो रूलिंग एंड बिजनेस लीड्स है वो बेनिफिट्स ले रही है। और ये बस यही बात कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों भी, कि जनाब आप लोगों को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, आप लोग पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। और करंट गवर्नमेंट ने क्या किया है? उसने प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग पी है, ये स्टेट ओन इंटरप्राइजेस,
यानी कि रिफॉर्म्स के अंदर मैंने जैसे आपको बताया बहुत ज्यादा लिस्ट लंबी है और हमने कई रिफॉर्म्स डिस्कस किए हैं अपने ओपिनियंस के अंदर। जैसे स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस, इनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए जो लॉस में जा रही है। जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पाकिस्तान रेलवे है, तो इनको क्या कर दिया जाए, प्राइवेटाइज कर दिया जाए, क्योंकि हर साल अरबों रुपए का जो खर्च है लॉस होता है गवर्नमेंट को, अपने अपने से इनके ऊपर लगाना पड़ता है इनको चलाने के लिए। तो इनको प्राइवेटाइज आप कर दें, आपके पैसे बच जाएंगे। और इसके अलावा अपन कहता है पॉलिसी कंफ्यूजन है, बेसिकली इकोनॉमी के बारे में कोई आपके पास एग्जैक्ट पॉलिसी नहीं, ठीक है, वो बनाए। फिर यहाँ पर एक और चीज है, जैसे पेंशन के बारे में बात हमने की, तो पेंशन जो है उसका एक बहुत बड़ा बर्डन है, उसको आप ये लेकर आ रहे हैं जिस तरह इंडिया में एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तो उस तरह की स्कीम में लेकर आ रहे हैं इसको, पेंशन स्कीम में, कि जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट के ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा। तो ये आप लोग रिफॉर्म्स कर सकते हैं पेंशन के अंदर, ताकि इकोनॉमी के ऊपर बर्डन कम हो जाए, ठीक है। इस तरह से और मल्टीपल रिफॉर्म्स हैं जिनको करने की जरूरत है। तो यही जो है सारी दुनिया के जो मेन मेन है, जैसे ग्लोबल लैंडर्स हैं। अब ग्लोबल लैंडर्स में क्या हो जाएगा, आपके जो जो जो, जिन जो आपको उधार देते हैं, कर्ज देते हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी वही हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सारे अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में यही कह रहे हैं कि आपको बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है, आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। जब तक आप वो नहीं करते आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होनी। लेकिन पाकिस्तान ने ये काम नहीं करना, ठीक है। अब क्यों नहीं करना, क्योंकि अगर ये काम होता है तो फिर आपकी जो अलीट क्लास है, अलीट क्लास से मुराद, जब मैं लफ्ज अलीट बोलता हूं तो उसमें तीन चार कैटेगरी के लोग आ जाते हैं। नंबर वन, आपके जो बिजनेसमैन हैं, जो टाइकून्स हैं बड़े बड़े, उनके अंदर लैंडलॉर्ड भी हो सकते हैं, उनके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। नंबर वन हुआ। दूसरे आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं। तीसरे आपके जो जर्नल्स हैं पाकिस्तान के, जर्नैल जिनको आप बोलते हैं आर्मी के बहुत बड़े बड़े, वो हैं। फिर आपके जजेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स रिटायर हैं, जो खास तौर पर जो करप्ट कैटेगरी के लोग हैं। तो ये इनको नुकसान होता है फिर इस तरह की, जब आप पॉलिसीज बनाते हैं तो फिर ये इस तरह की पॉलिसीज की फेवर में नहीं आते। तो ये इस यही था, इस एडिटोरियल इकोनॉमी को डिस्कस किया। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को। अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम क्यों नहीं कर रहे, ये मैंने आपको बता दिया कि इसलिए नहीं कर रहे कि इससे फिर क्या होगा, जो अमीर तबका है उसको नुकसान होता है, जो अलीट है उसको नुकसान होता है। तो फिर अल्टीमेटली सारे का सारा बर्डन जो है वो पुअर बंदे, आम इंसान के ऊपर आ जाता है, जो सैलरीड पर्सन है उसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। या जो आम लेबर है उसके ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं आप लोग। सैलरी वाले बंदे से गवर्नमेंट पहले टैक्स काटती है, फिर उसको सैलरी देती है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप देखेंगे एक दफा उसकी सैलरी से टैक्स काट लिया जाता है, और उसके बाद जब वो कोई चीज परचेज करता है उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। तो ये है बेसिकली जो रियल पिक्चर है ना पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो यही है। और इसमें बड़ी चेंजेस नहीं कर रहे, क्योंकि बड़ी चेंजेस करने से पाकिस्तान के आम इंसान को तो बेनिफिट होंगे, लेकिन जो मेन बंदे हैं, जो 1% ऑफ पाकिस्तान है, जो अलीट क्लास है, उसको नुकसान होगा। तो ये नहीं करने चाह रहे। वायलेटिंग लीव्स, अब ये क्या है, इसमें क्या कहता है, इसके अंदर जो बात करता है वो बेसिकली जुडिशियल सिस्टम की बात करता है, आपके अदलिया की बात करता है। तो बात क्या करता है, वो कहता है पाकिस्तान के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है वो है, उसका मेन कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। किसी को कोई मसला है, केस कहाँ जाएगा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, नीचे का मसला हल नहीं होता। लेकिन वो कहता है पाकिस्तान में एक और पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है, वो कौन सा है, जिरगा। बेसिक उसका बात करने का मकसद ये जिरगे के ऊपर है, कि जिरगा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल पाकिस्तान में चल रहा है। पैरेलल लाइंस आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होंगी, ये वाली लाइंस पैरेलल, कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जो जा रहे, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहती हैं, कभी मिलती नहीं है लेकिन साथ साथ चलती रहती हैं। तो ये है जिरगे का इशू। पैरेलल जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिरगे को कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, लेकिन ये जिरगा कहाँ से आ गया अभी इसको। अब जिरगा क्या होता है आपको पता है, जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर खास तौर पर ये प्रैक्टिस होती है कि कबीले के जो बड़े होते हैं, बड़े वो अमीर कह लें, बुजुर्ग कह लें, उनको मिलाकर वो एक किस्म का जिरगा बनाया जाए, उसका नाम उन्होंने जिरगा रखा हुआ है, ठीक है। तो वो फैसले करते हैं जो भी केसेस आते हैं उनके पास। तो वो यहाँ पर अब वो बात एक एग्जाम्पल से आपके साथ डिस्कस करता है बेसिकली, कि फैसलाबाद के अंदर, टंडीवाल के अंदर जो है 12 साल का बच्चा होता है, उसका रेप का केस है, और जो जिरगा पंचायत है वो क्या कर देती है, ऑन द मेडिएशन ऑफ जिरगा पंचायत, वो इसके ऊपर डिस्कशन करती है, जो भी मामला करती है। अब यह वहां पर होता क्या है बेसिकली, सुप्रीम कोर्ट में जिस बंदे के ऊपर जो इमाम था, क्लरिक था, अबू बकर माविया,
उसको 30 मार्च को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है इस केस से कि हाँ इसने कुछ नहीं किया, ये उसके ऊपर वैसे इल्जाम लगाया। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होकर जाता है तो जिरगे के अंदर, पंचायत के अंदर उसी बंदे को सजा दे दी जाती है। तो ये इसके ऊपर वो बात करता है कि जनाब ये तो पैरेलल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। जिरगा यानी कि एक बंदे को सुप्रीम कोर्ट फ्री कर रही है और दूसरा तरफ वो उसको पकड़ कर दोबारा से सजा दे रहे हैं। तो शुरू करता है लाइव बर्निंग, जला देना, फोर्स्ड मैरिज हो गया, रेप हो गया। तो इस तरह के कामों के ऊपर क्या है, ये जिरगे के अंदर सारा कुछ देखा जाता है। और मेन उसका जो फोकस है वो है सेमिनरीज। सेमिनरीज बेसिकली जो वर्ल्ड है, ये खास तौर पर उन अदारों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जो है रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है। आपने आज की भी अगर न्यूज़ देखी होगी तो उसमें भी उन्होंने दिखाया है कि एतकाफ के ऊपर जो है डान के ऊपर ही पेज के ऊपर है कि एतकाफ के में बैठा एक 12 साल का बच्चा है, उसका क्या कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है दूसरा बंदा जो है जो एतकाफ पर बैठा हुआ उसमें। तो ये बेसिकली यहाँ पर ये इश्यूज आ रहे हैं। अब इस जिरगे के ऊपर वो बात ये करता है कि 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक जजमेंट दी थी। उसमें ये कहा था कि ये जो जिरगे हैं, जो पंचायत हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि इनके फैसलों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपने इनके बारे में कई जो है न्यूज़, पीछे इन्होंने थोड़ा अर्सा पहले हमने डिस्कशन की थी, उसके अंदर एक लड़की को और लड़के की वीडियो वायरल होती है जिसके अंदर इन लोगों ने फिर क्या किया, लड़की और लड़की को सजाए मौत सुना दी। उससे पहले जो है 3 औरतें जो हैं वो शादी के ऊपर कोई आई थिंक सो डांस कर रही थी क्या, उन तीनों को मर्डर कर दिया। तो इस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इसके बावजूद ये प्रैक्टिस हो रही है। अब वो सेमिनरीज के ऊपर बात करता है कि वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसों के अंदर, या उनका जो है एक्सप्लॉयटेशन होती है, रेप होता है, सेक्सुअल अब्यूज होती है, जो क्लरिक्स वहां पर जो है इमाम हैं या जो उनके जो उस्ताद हैं उनके हाथों। ठीक है ना। अब कहता है इसका प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जो मदरसे हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं। ठीक है, इसलिए उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। तो स्टेट को चाहिए कि वो क्या करे, रजिस्ट्रेशन करे इन सब की। ठीक है ना। और इनको जो है रेगुलेट करे इन सब के सब को। ठीक है। और कहता है एक इंटरनेशनल स्टडी आती है, वो ये कहती है कि थोड़ा सा जो है ना फेवरेबल शिफ्ट हुआ है। फेवरेबल शिफ्ट क्या है कि 80% जो पॉपुलेशन है ना ट्राइबल एरियाज की, जो कि पहले फाटा था, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज थे, जो बाद में अब खैबर पख्तूनख्वा का आपको पता हिस्सा बन चुके हैं। उन 80% जो पॉपुलेशन है उन एरियाज की, उन्होंने जिरगे के खिलाफ वोट दिया है, वो जिरगे के खिलाफ है। अब अगर वो जिरगे के खिलाफ हैं तो वो कहता है कि लोग आखिर जाते फिर क्यों हैं जिरगे के पास केस लेकर। तो कहता है उसकी कुछ रीजंस हैं। एक तो डिलेड जजमेंट है, पेंडिंग केसेस हैं कि जब आप लोग किसी अदालत में जाते हैं तो वहां पर केसेस बड़े पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपको जल्दी जो है वो अपना इंसाफ नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट इतनी अच्छी नहीं है, खास तौर पर जो औरतें हैं, मिनोरिटीज हैं, और खास तौर पर जो पुअर लोग हैं वो ज्यादातर इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो इन केसेस की, इन चीजों की वजह से जब एक बंदा जो है जाता है आम जस्टिस सिस्टम की तरफ तो उसको बहुत ज्यादा जो है वेट करना पड़ता है। आपको पता है कि इतनी जल्दी फैसला नहीं होता, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो इस वजह से लोगों का पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। तो इस वजह से फिर लोग क्या करते हैं, जिरगे की तरफ चले जाते हैं, वो 1-2 दिन में फैसला करके लोग के हाथ में पकड़ा देते हैं। ठीक है। तो ये इस वजह से लोग जिरगे की तरफ जाते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिला एक चीज और कि जुडिशियल सिस्टम में पाकिस्तान की पिक्चर ये है कि लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और ये रियलिटी है। आपको रब अल्लाह ताला बचाए किसी ऐसे मामले से। तो आपको अगर जाना पड़ जाए जुडिशरी के पास किसी केस के, तो यहाँ पर सालों साल लग जाते हैं और आपका फैसला नहीं होता। और फाइनली क्या होता है, सुलह होती है और कुछ भी नहीं हमने तो होते हुए देखा। ठीक है। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो भी यही कहता है कि जो जिरगेस के बारे में वो यही कहता है कि एंटीडोट है इज अ फेयर एंड फंक्शनल जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम है उसको चाहिए कि अगर वो बचना चाहता है तो जिरगे को कंट्रोल करे। ठीक है। तो इस एडिटोरियल के अंदर हमने जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट है मेन आपका जुडिशियल सिस्टम, लेकिन उसके पैरेलल जस्टिस सिस्टम कौन सा चल रहा है, जिरगे का, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रही है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट वो प्रैक्टिस हो रही है। और खास तौर पर जो सेमिनरीज हैं वहां पर जो काम हो रहे हैं वो उनके जो जिरगे के अंदर बड़ी जल्दी से उसके बारे में जो है फैसले कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है रीजन हमने डिस्कस की कि लोगों का इंटरेस्ट जो है जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, लोगों का
ट्रस्ट, इंटरेस्ट नहीं आना तो सॉरी, ट्रस्ट जो है वो जुडिशियल सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं है। ठीक है, वो सारा कुछ हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि पेंडिंग है केसेस, डिले हैं, बड़ा टाइम टेकिंग ले जाते हैं, जस्टिस एक्सपेंसिव है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है ना, तो इस वजह से भी लोग जिरगे को प्रेफर करते हैं। ऑन द राइट ट्रैक तीसरा है, इसके अंदर बेसिकली फुटबॉल के बारे में बात की जाएगी, स्पोर्ट्स के बारे में बात की जाएगी। कहता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है उसके अंदर जो है इलेक्शंस होने जा रहा है, इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं ताकि जो है इसका प्रेसिडेंट जो है उसको क्या किया जाए, सिलेक्ट किया जाए, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को सिलेक्ट किया जाए। और कहते हैं कि अब इलेक्शंस कुछ जिलों में हो गए हैं, कुछ के बाकी रह गए हैं, तो उसके बाद फिर आगे जो है प्रोविंस लेवल के ऊपर जो है इसके इलेक्शंस होंगे, और फिर जो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो है उसको चुना जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा पाकिस्तान की जो फुटबॉल की टीम है उसके ऊपर। तो ये बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यही वो कहता है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है उसने अपना टास्क मुकम्मल कर लिया, जो उसको 4 से 4.5 साल हो गए हैं वो दिया हुआ था। वो ये क्या था कि फीफा ने जो अपॉइंटेड थे, PFF एन ये NC, ये ऊपर वाले की एब्रीवेशन है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उसको चेंज कर दिया। बेसिकली क्या है कि वो कहता है 75 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इलेक्शंस हो चुके हैं, ठीक है, और अब जो है एक्सटेंशन दे दी गई है इनको कि आप लोग दिसंबर 2024 तक ये काम जो है इसको कंप्लीट करें, और कंप्लीट करने के बाद आगे चलें। तो इसमें फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्शंस क्लब जो है उनको इलेक्शंस के लिए आपको पहले जो है क्लब जो है ना फुटबॉल के, उनको रजिस्ट्रेशन करवानी उनकी करनी पड़ेगी, स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। फिर वो जो क्लब जो रजिस्टर्ड क्लब है उनको मिलेगा राइट टू वोट, वो क्या करेंगे, वोट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या करना है, हर जिले के अंदर जो क्लब है फुटबॉल के उनको रजिस्टर करना है, और फिर उनको राइट टू वोट देना है। फिर वो क्या करेंगे, जिले लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इलेक्शंस होंगे, और फिर वो वोट डालेंगे। उसके बाद फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर इलेक्शंस होंगे, और उसके बाद फिर क्या है आपका PFF का जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है उसका प्रेसिडेंट जो है उसको चूज कर लिया जाएगा, सिलेक्ट कर लिया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहा है, इलेक्शंस की बात कर रहा है, इसके प्रेसिडेंट को चूज करना है, तो अल्टीमेटली स्पोर्ट्स की बात हो रही है। तो हमारा जो पेपर पर्सपेक्टिव से कंसर्न है वो है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स जो है होनी चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप लोगों जो है आइसोलेशन में नहीं रह सकते, तो कोई भी किसी भी कैटेगरी की स्पोर्ट्स हो उसको पाकिस्तान को चाहिए कि उसमें हिस्सा ले और उसमें जीते, ताकि दुनिया के अंदर पता चले कि पाकिस्तान भी कोई मुल्क है। और ये बड़ी एक हेल्थी जो है एक्टिविटी है, आपकी सोसाइटी, आपका माशरा स्पोर्ट्स से क्या रहता है, हेल्थी रहता है। यंग बच्चे हैं, एनर्जेटिक होते हैं, तो उनकी एनर्जी को अगर आप चैनलाइज कर दें स्पोर्ट्स की तरफ, तो आपकी सोसाइटी के अंदर काफ़ी जो क्राइम रेट है वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा फिर बाकी कोई भी मुल्क हो जहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो सोसाइटी भी हेल्थी होती है, एंड सारा कुछ यानी कि बेहतर ही होता है। तो ये आप इसको पेपर पर्सपेक्टिव में अगर लेकर जाएं तो आप इसको इस कैटेगरी में इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो एक हेल्थी एक्टिविटी है, आपकी सोसाइटी हेल्थी रहती है, और अल्टीमेटली जब सोसाइटी हेल्थी रहेगी तो हेल्थ का बजट भी जो है वो कम होगा, आपको फॉरेन कंट्री से मेडिसिन भी मुख्तलिफ किस्म की इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि इससे जो है किसी मुल्क का नाम रोशन होता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके जो हैं प्लेयर्स उनका नाम आता है, और अल्टीमेटली जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बाद में सोर्स ऑफ इनकम का जरिया भी पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं। जैसे आप लोग रोनाल्डो है फुटबॉल का, अपने मुल्क के लिए इतना पैसा कमा रहा है वो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो जी बच्चों, ये था आपका टुडे जो डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल का सेक्शन। और आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो, कुछ दिन रह गए हैं, जितना मैक्सिमम आप बेनिफिट इससे ले सकते हैं आप लोग लें, और बाकी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे। बस ये रमज़ान के कुछ दिन है, वो थोड़ा सा फिर रूटीन जो है वो नहीं रहती इंसान की, और तो फिर इस वजह से फिर काफ़ी मामला देखने होते हैं। तो इंशाल्लाह जिस तरह से पहले था उसी तरह से आपके हर डेली लेक्चर मिला करेगा। इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।